हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे रीट सीटेट साइंस एग्ज़ाम 2020 बायोलॉजी के क्वेश्चन। इससे पहला वीडियो भी मैंने 20 मुख्य क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए थे और इस वीडियो में भी 20 और मुख्य क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपने देखे होंगे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे वो। अगर किसी कारण से नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसे देख सकते हो। और अब अपन 20 क्वेश्चन और देखेंगे। ये नाम के 20 क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसलिए टोटल अपन देखना 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, फटाफट वीडियो को चालू करते हैं बिना देर किए हुए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 20 से आगे चर्चा करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कृमि रूपी परिसेशिका, आलिक्रेनन, प्रवर्ध, रोम तथा काकलेरिया। ये नहीं होते हैं। इसमें बी दे रखा है बुद्धि, दंत, स्तन ग्रंथिया, पटेला। ये भी नहीं होते हैं। सी ऑप्शन देखिए, इसमें निमेषक पटल, कृमि रूप परिसेशिका, कर्णपेशी, कोक्षी। यानी सी ऑप्शन जो है ये सारे निष्क्रिय अंगों का क्या है, एक समूह है, जिसमें निमेषक पटल आ रही है, कृमि रूपी परिसेशिका, कर्णपेशी और कोक्षी अस्थि आती है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब देखिए, इसमें वेस्टिगल ऑर्गन्स यानी अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग होते क्या हैं? तो वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22। पुनरुद्भवन रीजनरेशन किस में मिलता है? कॉकरोच, खरगोश, मक्खी या प्लेनेरिया? तो यह मुख्य रूप से मिलता है प्लेनेरिया में पाया जाता है। 23 क्वेश्चन, समवर्ती अंग एनालोगस ऑर्गन्स कौन से हैं? तो देखिए, अपन देखेंगे चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख, मच्छर के पंख। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा अपना यहाँ पर? जो फर्स्ट ऑप्शन है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख क्या है? समवर्ती या अंग है, या समरूप अंग भी इसे अपन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि समजात और समवर्ती अंग होते क्या हैं। पहले तो बताऊंगा समजात अंग, होमोलोगस, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है? समान होता है। उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी होती है। कहने का मतलब है, जिनकी मूल उत्पत्ति व संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। फिर समरूप अंग कौन से आते हैं? ऐसे अंग जो दिखने में तो जो समान कार्य करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति वगैरह क्या होती है, सब अलग अलग होती है, वह समरूप अंग कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल देते के तो तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, सबका कार्य समान होता है, उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु सबकी जो अपन मानते उत्पत्ति होती है वह क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा, कौन सी एक हार्मोनल बीमारी है? जुखाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी? तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है? इसमें अपन मानेंगे घेंगा, क्योंकि यह थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित, उसकी कमी से होने वाला यह रोग होता है घेंगा, और इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके अलावा देखिए और क्या दे रखा है, हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से यह रोग होता है। सर्दी जुकाम क्या है? वायरल डिजीज होती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी बेसिलस कैलेमेट जूरिन का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाते हैं। और लेप्रोसी यानी कि जो कोढ़ या कुष्ठ होता है ना, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है, और इसके रोकथाम के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का उपयोग किया
जाता है। तो देखेंगे आप एक क्वेश्चन के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने सोल्व हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा और अपने यार दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, डार्विनिज्म है, क्या होता है डार्विनिज्म? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या होता है? डार्विनिज्म होता है। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब देखिए और मुख्य बातें अपन देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन लेमार्क द्वारा किया गया। लेमार्क ने फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक का भी प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है और जीवों में अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर, जब दो जीव साथ में रहते हैं, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वह क्या कहलाता है? तो उस क्रिया को अपन कहते हैं कोमेंसलिज्म के नाम से जानते हैं, यानी डी ऑप्शन जो होगा वह अपना इसमें सही होगा, डी। तो उसे कोमेंसलिज्म यानी कि सहभोजिता कहते हैं, जिसमें दो जीव साथ में रहते हैं, एक को तो लाभ होता है, दूसरे को न कोई लाभ होता है न हानि। एग्जाम्पल इसका आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ अपन देखते हैं गाय भैंस वगैरह चरते हैं, वहाँ पर बगुले आ जाते हैं। तो बगुले तो क्या करते हैं, भैंस वगैरह चरते हैं तो वनस्पति से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बगुले उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनको तो लाभ होता है। लेकिन जो अन्य जो जीव है जो चर रहे हैं भैंस वगैरह, उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो एक ही जीव को इसमें मुख्य रूप से लाभ होता है, इसे अपन सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। और एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिद्ध कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, किससे हो सकती है? तो यह वन रोपण से हो सकती है, पुनः वन रोपण, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 28, डार्विन का सिद्धांत था, तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, बी ऑप्शन अपना सही होगा। और योग्यतम की उत्तरजीविता का प्राकृतिक चयन, दोनों का एक ही सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्क्योप्टेरिक्स किनके मध्य की संयोजक कड़ी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। संयोजक कड़ी का मतलब होता है दो जीवों के मध्य की कड़ी, जिसमें दोनों के कोई न कोई लक्षण उपस्थित होते हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो होती है सरीसृप व पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी अपन इसे मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? CO, O3, SO2 या फ्लोराइड्स? तो इनसे उत्पन्न होते हैं ओजोन, O3, बी ऑप्शन सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन अपना 31, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और इसमें कौन से आते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं, घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण आदि आते हैं। यह क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वे क्या होते हैं? हमेशा शाकाहारी होते हैं। फिर आगे दे रखा है, जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स या अपघटक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो अपना बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये सभी क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, इसलिए ज़रूर याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का, जीवों का वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, इकोसिस्टम, जिसे इकोतंत्र के नाम से जानते हैं। सेकंड दे रखा है इकोलॉजी, थर्ड दे रखा है ओटिकोलॉजी और साइनेकोलॉजी। तो इनमें से सही होगा जीवता वातावरण के बीच परस्पर जो संबंध होता है उसे कहते हैं अपन इकोलॉजी के नाम से जानेंगे। बी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को क्या कहते हैं अपन? इकोसिस्टम यानी कि इकोतंत्र के नाम से भी जानते हैं।
बायोटिक फैक्टर होता है जैविक कारक के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। और एबायोटिक यानी कि अजैविक, जिसके अंदर वातावरणीय क्रियाएं वगैरह आती है, सूर्य, ताप, जल आदि आते हैं। ओटिकोनोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं। और साइनिकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनिकोलॉजी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो यह था जो एजोइक काल था ना, सेकेंड, इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। अब देखिए एजोइक काल के बारे में थोड़ा सा। इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जानते हैं और इस काल की चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। पेलिजोइक तथा पुराजीवी काल, इसे प्राथमिक युग भी कहते हैं। इस युग में वनस्पति व जीवों की उत्पत्ति हुई थी। कैम्ब्रियन काल देखें तो पेजिजोइक काल के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। और पुराजीवी महाकल्प का प्रारंभिक काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व है, पुराना अपन इसे मानते हैं। फिर मेसोजोइक महाकल्प आता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए अगला, उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो ये की थी डार्विन, मेंडल, लेमार्क या डी ब्रीज ने? तो ये की थी ह्यूगो डी ब्रीज। डी ऑप्शन अपना सही होगा। तो देखिए इससे रिलेटेड अपन देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया, नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उद्विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क थे। इन्होंने 1809 में फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी की पुस्तक भी प्रकाशित की थी। एक माइक्रोन होता है, तो एक माइक्रोन क्या होता है? 1/1000 mm होता है, यानी कि 0.001 mm होता है। अगला क्वेश्चन 36, उत्परिवर्तन का कारण किसे माना गया है? क्रोमोसोम परिवर्तन, जीन परिवर्तन और डीएनए परिवर्तन, यानी उपरोक्त सभी सही होगा। इन सभी के कारण उत्परिवर्तन होता है। अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन होता है। पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जो पेलिएंटोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं, जीवाश्म अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? ओरिंथ्रोलॉजी कहते हैं। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है, ज़रूर से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 38, डायनासोर का सुनहरा काल किस कल्प को कहते हैं? तो डायनासोर जो थे वह थे मीसोजोइक काल में। तो डी ऑप्शन, मीसोजोइक के सुनहरा काल को अपन डायनासोर का सुनहरा काल कहते हैं। फिर इस काल के ट्रियासिक काल को रेप्टिलिया भी कहा जाता है। इस काल में 3 मुख्य उपकाल विभाजित, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटासिस थी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई है? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से हुई है। प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। फिर आगे देखते हैं सीनोजोइक काल, इसे नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसे तृतीयक या टर्सिएटी युग भी कहते हैं। इसे एरा के पेलियोसीन काल में सर्वप्रथम स्तनपायी व पुच्छिन बंदरों का आविर्भाव हुआ था। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? जावा मानव, पेकिंग मैन, क्रोमैग्नन या निएंडरथल? तो कौन थे? क्रोमैग्नन जो मानव थे वह आधुनिक मानव के पूर्वज थे। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए आधुनिक मानव तथा होमो सेपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथल मानव थे। इसकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने देखे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।